नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। जयंत चौधरी और भीम आर्मी के चंद्रशेखर को लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए ओम प्रकाश राजभर और उनकी सुहेल देव समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में जब बीते दौर में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उससे पहले ही अलग हो गए थे ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से। उस वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि वो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके बाद वो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की कसम खा रहे थे, लेकिन इस बीच में बीजेपी ने कुछ ऐसा गुणागणित बैठाया कि अपने कुनबे के विस्तार की कवायद कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अचानक ओम प्रकाश राजभर को शामिल कर लिया। वो ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम अलग अलग राज्यों में सावधान यात्रा निकालने की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक लंबी सावधान यात्रा निकाली और दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों की आवाज उठाते उठाते जिस भारतीय जनता पार्टी को कभी वो कोसा करते थे, आज वो उसमें शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले जो भी सौदा हुआ हो, जो भी बातचीत हुई हो, जो भी शर्तें रखी गई होंगी, उसकी जानकारी तो खुद ओम प्रकाश राजभर या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही दे सकते हैं। लेकिन इसे एक बड़े उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है कि क्योंकि पूर्वांचल में जिन सीटों पर ओम प्रकाश राजभर और सुहेल देव पार्टी की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ता भारतीय जनता पार्टी को बीते विधानसभा चुनाव में, जो अपेक्षित परिणाम नहीं आए थे, बीजेपी नहीं चाहती कि उसे लोकसभा चुनाव में दोहराया जाए। तो अपने सियासी फायदे के लिए आज ओम प्रकाश राजभर से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिला लिया। एनडीए के कुनबे में एक बार फिर से शामिल हो गए ओम प्रकाश राजभर। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने उन तमाम विरोधियों को अपने साथ जमा करके, अपने कुनबे को बढ़ा करके, क्या समाजवादी पार्टी या विपक्षी एकता जो जिसकी बैठक पिछले दिनों पटना में हुई और एक बार फिर से बैठक होने जा रही है, तो क्या उस विपक्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने उन तमाम पुराने सहयोगियों की याद आने लगी है, जिनको कभी उन्होंने दरकिनार कर दिया था? आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अरुण राजभर भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ थोड़ी देर में ही विजय उपाध्याय जी भी जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आलोक अवस्थी जी से कर लेते हैं। आलोक जी, उत्तर प्रदेश में अपने कुनबे की विस्तार की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? वो ओम प्रकाश राजभर जो आपका साथ छोड़ करके, आपका हाथ छोड़ करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे थे, जो बार बार ये कहते रहे कि दलित होने के नाते मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो खुद पहल करेंगे, आज वो आपके साथ खड़े हैं। देखिए, आज आपके माध्यम से मैं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी और उनका मैं स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो संकल्प है हमारा, उसमें वो सहभागिता करने के लिए जुड़े हैं और सामाजिक समरसता की बात के लिए राजभर जी हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह के हमारा उनका एक कॉमन एजेंडा है कि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग का जो है कल्याण कैसे हो। नरेंद्र मोदी जी ने लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारा है, प्रदेश के अंदर अनुशासन और सुशासन की व्यवस्था करी है और साथ ही साथ हमने देश को सुदृढ़ किया है, देश की कानून व्यवस्था को, प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, जिसकी वजह से आज तमाम दल और नेता हमारी तरफ आकर्षित है। और अभी आपने देखा होगा थोड़ी समय पहले ही एनसीपी पार्टी की पूरी एनसीपी जो है टूट करके जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हुई है। इसके पहले शिवसेना जो है हमारे समर्थन में खड़ी हुई। तो यह अब एक तरीके से अब ये क्रम जोड़ने लगा है कि 2024 के अंदर कोई भी दल जो राष्ट्रवाद और जो सुशासन और गरीब कल्याण और गरीबों के प्रति समर्पित है, वह मोदी जी से दूर नहीं रहना चाहता है और हम सभी का खुले बाहों से स्वीकार कर रहे हैं और हम उनको सम्मान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश में इससे जो है एक मजबूती मिलेगी एनडीए को और एनडीए के माध्यम से हमारे जो दल सहयोग में आ रहे हैं उनको भी मजबूती मिलेगी और उनका सम्मान बढ़ेगा।
कम से कम हम जो है सहयोगी दलों का अपमान नहीं करते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अभी 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी और सोहेल केशव देव मौर्य जी की पार्टी को जिस तरीके से बेइज्जत करके चिट्ठी लिख करके कहा कि आप चले जाइए, तो उन्होंने अपना रास्ता चुना है। राजभर जी ने ये चिट्ठी तो वो उन्होंने अपने यहाँ शिवपाल यादव जी को भी दी थी, लेकिन चाचा का तो कोई ठौर नहीं है, तो वो तो वहीं पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो है चिट्ठी लिख करके अपमान करने का जो एक नया तरीका ढूंढा है समाजवादी पार्टी ने, वह भी देश के सामने आज है। अवश्य जी, इससे पहले की चर्चा को और आगे बढ़ाएं, हमारे संवाददाता मनोज कुमार पांडे ने आज ओम प्रकाश राजभर जी से खास बातचीत की। पहले उसको सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, इस वक्त अगर चर्चा हो रही है गली चौराहे नुक्कड़ मोड़ पर, तो एक ही नेता और एक ही पार्टी की ओम प्रकाश राजभर की। सर, हर चौराहे पर आप ही की चर्चा, दिल्ली से रणनीति तय करके आए हैं। पहले हो रहा था कि राजभर इधर या उधर, अभी पता चल गया राजभर जी एनडीए में। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने राजभर को इतना चलाया कि वो दिल्ली पहुंच गया। और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता करके एनडीए में शामिल हो गया। शामिल होने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने जो लड़ाई गरीब, कमजोर, वंचित की लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमको शामिल किया है। उसमें आप लोगों का बड़ा रोल है। सर, कहा जा रहा है कि कुछ शर्तों के साथ आप एनडीए में शामिल हुए हैं, क्या वो शर्तें हैं? कोई शर्त नहीं। देखिए, हमारी शर्त मात्र इतना है कि जो गरीब कमजोर लोग हैं, जैसे थाने पर मामला है, तहसीलों का मामला है, गरीबों को यही ना समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए सभ्यगर सत्ता में कुछ नहीं हो सकता है। बाहर चिल्लाते रहिए। उतने के लिए तो कहा जाता है, आप खुद ही कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर काफी है, दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित, इनके लिए राजभर काफी है, लेकिन कुछ तो शर्त होगी। सीटों को लेकर के 3 सीटें कुछ ऐसा। देखिए, 18 तारीख को बैठक फिर होगी। समय समय पर हम आप लोगों को जो भी फैसले वहां से होते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी जो 14 तारीख को जो बातचीत हुई, वो क्लियर कट एक बात है, हम एनडीए में शामिल हो गए। जो आप लोगों के भी दिल में हलचल था, भूकंप पैदा करता था, हम भी परेशान रहते थे, तो पहले उस पर विराम लगाने का काम हमने किया कि अब क्लियर कट हो गया कि हम एनडीए में हैं और एनडीए के साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। राजभर जी कहते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने कर भी दिखाया। दारा सिंह चौहान को आप ले गए, ज्वाइन करा दिया। वो अलग बात है कि वो आपके साथ है कि एनडीए के साथ है, वो आप ही बताएंगे ज्यादा। और कितने लोग आने वाले हैं सपा से, जरा ये भी बताएंगे। आपने तमाम विधायकों की लिस्ट बताया था कि तैयार है। स्क्रीन पर आपके आ गया ना, ये मुहर लग गई ना कि राजभर जी जो कहे वो हुआ। धैर्य रखिए, धीरे धीरे स्क्रीन पर ला के तब बताएंगे। यानी आने वाले समय में सपा के और विधायक आने वाले हैं। धैर्य रखिए। धैर्य रख। ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही एनडीए में शामिल बार्गेनिंग वाले नेता है ओम प्रकाश राजभर। ये वो लोग कहते हैं जो बार्गेनिंग करते हैं। ये बात वो लोग कहते हैं जो बार्गेनिंग कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर हक हिस्से की लड़ाई लड़ता है, और दूसरी बात उसके दिमाग में नहीं है। हमको अगर बार्गेनिंग करना होता तो हम सरकार में नहीं रहते, मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देते? है ना, है कोई धरती पे माई का लाल? प्रधानी से कोई दे न पाए, मंत्री से इस्तीफा दे, वो राजभर है। ठीक। तो ये ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका कहना है कि 18 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कैमरा पर्सन धर्मेश साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। किस चीज के लिए, किस पे? तो अभी आपने सुना ओम प्रकाश राजभर। वो ओम प्रकाश राजभर जो 2017 में योगी सरकार से इस्तीफा देकर के अलग हो गए थे, उसके बाद से लगातार
भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे। एक बयान और भी बड़ा चर्चा में रहा कि अगर मायावती और सोनिया गांधी एक मंच पर हो जाते तो बिना शर्त वो उस मंच पर खड़े हो जाएंगे। विपक्षी एकता की तो तस्वीरें हमने देखी, बेशक उसमें मायावती शामिल नहीं हुई, लेकिन अरुण राजभर जी हमारे साथ मौजूद है। अरुण राजभर जी, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया अचानक? देखिए, हृदय परिवर्तन हर राजनेता समय समय पर अपना करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि कोई नए गठबंधन में हम शामिल हुए हैं। देश में बहुत सारे गठबंधन हुए हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने कितने गठबंधन किए, क्या क्या बातें कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों से हमारा अनुभव खराब है। फिर उसने स्टेट की बड़ी पार्टियों से गठबंधन किया तो कहा वो पार्टी हमारे लिए खराब है। मतलब जिससे वो किया सब खराब, बाकी सिर्फ अकेले वही एक अच्छे। तो हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, वंचितों के लिए है, शोषितों के लिए। और उस लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और हमारे माननीय जेपी नड्डा जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए अपने साथ खड़ा किया है, तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इस लड़ाई में जिन लोगों ने हमेशा से छल किया है, चाहे वो 4 बार बसपा की सरकार रही हो, 4 बार सपा की सरकार रही हो और लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का मसला हो और चाहे 27% आरक्षण में नीट में पिछड़ों को हिस्सेदारी देने के मसला हो, इसमें बहुत मुखरता से खुल करके इस पे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस पे गंभीरता से उस पे काम किया है। तो जब पिछड़ों के लिए काम होगा, दलितों के लिए काम होगा, आदिवासियों के लिए काम होगा, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसी विचारधारा को तो आगे बढ़ाने का काम करती है। आपने देखा राष्ट्रपति के चुनाव में खुल करके हमने आदिवासी को समर्थन किया। क्या ये जब देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी गली से अगर सदन के चौखट पर जाना होगा तो आपको मिल करके सहयोग करना चाहिए, हमने तो सहयोग किया, लेकिन बाकी लोग जो दलित पिछड़े आदिवासी की बात करते हैं उन्होंने तो विरोध किया। तो जनता सब देख रही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जो हमारी पूरी पार्टी जब खड़ी हुई है, तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की हताशा, निराशा चेहरे पर उनके साफ झलक गया कि अब हम तो पूरा साफ हो चुके हैं और देश में अब हमारे सामने कोई बच नहीं रहा है, क्योंकि कोई ईडी से डरा हुआ है, कोई सीबीआई से डरा हुआ है, कोई आईटी से डरा हुआ है। सब डरे हुए लोग एक मटका बना करके चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मटका हर दिन फूट जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश ही देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकल्प अभी किसी विपक्ष के पास नहीं है। इसको हमारे जमीन के कार्यकर्ता, हमारे देश और प्रदेश की जनता इस बात को प्रदर्शित कर रही है, हर समय समय पर उजागर कर रही है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है कि हम एनडीए के साथ जाएंगे और हम गए, विपक्ष खुद ही आपस में लड़ रहा है तो वहां जाने को में कोई मतलब ही नहीं था। तो आपका टिकट गाजीपुर से पक्का हो गया? गाजीपुर में उपचुनाव होना, आपका टिकट पक्का हुआ? देखिए, अभी वो कोर्ट में मामला चल रहा है। जब कोर्ट से निर्णय हो जाएगा कि वहां चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये पार्टी फैसला करेगी, शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे, कोर कमेटी फैसला करेगी। बाकी जब लड़ने भिड़ने का समय आएगा तो वो आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी वो उस तरह का कोई चर्चाएं नहीं है। वो समय आएगा तो बताया जाएगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी का मंत्रिमंडल में जाना तो तय बताया जा रहा है कि अब तो वो मंत्री बनेंगे। देखिए, उस पर मंत्री बात तो हो बहुत गई सारे लोग बनेंगे। ये नई बात थोड़ी ना है। जो जैसी बातें, जैसी योजना बना के काम करेगा, सब लोग चाहते हैं। हमारा मंत्री बनना लालच नहीं है, ना हमें टिकट का लालच है। हमारा मकसद है गरीबों को सशक्त बनाया जाए, पिछड़ों को और मजबूत किया जाए और जो वंचित तबका है उसको मुख्य धारा में विकास के जोड़ा जाए। इस गति में हम काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस देखिए हंस रही है, ये तो हमेशा मजाक बनाते हैं ना पिछड़ों का, ये हमेशा से दलितों का उपहास उड़ाते हैं। तो जिन्होंने दलितों का उपहास उड़ाते हैं, पिछड़ों का उपहास उड़ाते हैं, आदिवासियों को उपहास उड़ाते हैं। आप देखिए लोकसभा में 5000 वोट पाते हैं। तो जिनको पहले 2009 में 1.5 लाख 2-2 लाख वोट मिलते थे, 4-4 लाख वोट मिलते थे, आज लोकसभा में 5000। अब हंस रहे हैं ऐसे जैसे लग रहा है कि पूरा प्रदेश का वोट इनके झोली में है। तो मैं तो कह रहा हूँ हंसते रहिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपको ऐसे ही हंसा हंसा करके मार डालेगी। उत्तर प्रदेश में आपको एक भी सीट नसीब नहीं होगा। तो ये तय है कांग्रेस का यही कल्चर है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो और बाकी जो इनके सहयोगी मित्रगण हैं, ये वही चाहते हैं कि ना कोई पिछड़ा नेता उभरे, ना कोई दलित का लीडरशिप तैयार हो, ना कोई मुसलमान लीडरशिप तैयार हो। ये सिर्फ लीडर एक राजपूत जी लीडर बनना चाहते हैं, इनके श्री अखिलेश यादव जी लीडर बनना चाहते हैं, उधर बाकी लोग हैं वो लीडर बनना चाहते हैं। बाकी हम छोटे कम तबके के लोग जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति दलित के लोग हैं, उनको लीडर नहीं देखना चाहते हैं। तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी अगर सबको लीडरशिप में तैयार कर रहे हैं
तो ये हंस रहे हैं, इनको जनता हंसा हंसा करके पूरे प्रदेश इस देश से साफ कर देगी। अरे भाई अब खत्म कीजिए, बहुत देर मानस जी को सुन लिया भाई। दिल्ली से जो सफर हो रहा है, अब यही लखनऊ से सफर तय हो चुका है। अरुण राजभर जी आपके पास दोबारा आएंगे। फखरुल भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बेचैन है, हताश हो चुके हैं, चेहरा देखिए एकदम गिर चुका है, जैसे लग रहा है कि अभी अरे पलट जाएगा। तो ये बहुत देखते हैं आप अरुण जी। मानस जी मैं समझ नहीं पाया, मानस जी मैं समझ नहीं पाया कि ये डरे हुए लोग ये किस चीज से डर के जाके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन में जाके शामिल हो गए। और अभी ये आपने इनसे सवाल पूछा कि क्या बाई इलेक्शन होने वाला है, क्या चुनाव लड़ेंगे। अरे पहले हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब्बास अंसारी आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मुख्तार अंसारी क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस सवाल का जवाब कौन देगा। इनके गठबंधन के साथ है क्या, अब्बास अंसारी इनके साथ है, मुख्तार अंसारी इनके साथ है, और वो परिवार की सीट क्या इनको लड़ने को मिलेगी। अरे इनकी पार्टी के तो विधायक हैं। और अब मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी को मैं सुन रहा था, कोई शर्त नहीं है शामिल होने की। जाति जनगणना का सौदा कर लिया, पिछड़ों के आरक्षण का सौदा कर लिया। अरे शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला। अभी जितनी नौकरियां आ रही हैं सब में पता चल रहा है कि पिछड़ों की कट ऑफ वो 271 जा रही है, और 241 वालों को जो अगली जाति के उनको नौकरी मिल जा रही है। आप किसका किसका सौदा करके आए हो। आप यहाँ पिछड़ों की दुहाई दे रहे हो बैठ के, क्या आप पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हो। आपने मंत्री बनने की लड़ाई लड़ी है, आपने अपने घर की सड़क बनाने की लड़ाई लड़ी है, और राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट की लड़ाई लड़ी है। पिछड़ों की लड़ाई तो बहुत पीछे छोड़ा है। आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी से जाति जनगणना पे आपका क्या मत है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब जाति जनगणना कराना चाहती है। आपने तो ये शर्त ही नहीं रखी। अरे शामिल हुए तो कह देते कि जाति जनगणना कराइए। जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस पर आप आवाज उठाते। लेकिन वहां जाके आपकी कोई शर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि पिता पुत्र को मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, राज्यसभा चाहिए, विधान परिषद चाहिए, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल होना है। तो आप देखिए ओम प्रकाश राजभर जी का ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है, ना कोई चेहरा है। जहां समझ में आता रास्ता ढूंढ लेते हैं, रास्ता मिल गया पहुंच गए। कुछ दिन पहले अभी विपक्ष को जो है नसीहत दे रहे थे, वो मंच पे आ जाए, फलाने मंच पे आ जाए, हम सब साथ आ जाएंगे। आज पता चलता है साहब खुद ही मंच छोड़ के भाग के दिल्ली पहुंच गए, पता चला। और सबसे बड़ी बात मानस जी, जो लोग दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के लोग शामिल होते हैं, तब हमें ये खतरा और भी बढ़ जाता है कि जो दिल्ली और लखनऊ के इंजन तेज से टकराते हैं, उनकी रफ्तार आज और बढ़ गई। क्योंकि जब ये दिल्ली में शामिल हुए तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे एक गाना ओम प्रकाश राजभर जी बड़ा गाते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, आपने माफी मांगी क्या, या बिना माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अरे माफी तो मांग लीजिए। और आलोक अवस्थी जी, अरे आपको तो कहना चाहिए कम से कम, ओपी राजभर जी आ गए हैं तो माफी तो मांग ले मुख्यमंत्री जी से। उन शब्दों के लिए, उन आपत्तिजनक शब्दों के लिए माफी कब मांगेंगे। ये बेमोल का गठबंधन है, बिन शर्तों का अपने अपने स्वार्थ का गठबंधन है। किसी को मंत्रिमंडल चाहिए, किसी को देश का 2024 का लोकसभा चुनाव चाहिए जहां की सत्ता चाहिए। अरे अब कोई गला फट जाएगा ना नियत है। अरे सुन तो लीजिए हमारा, अरे भैया नहीं, अरे सुन तो लो, यहाँ दलितों का सौदा थोड़ी करके आए जो गला फट जाएगा। या दलित नहीं, या दलितों का सौदा थोड़ी करके आए हैं। अरे यार दलितों का सौदा करके थोड़ी आए, अपने घर की सड़क घर बनवाने के लिए थोड़ी आए। अरे मालूम था, अरे राजभर जी पता था मुझे, मिर्चें लगेंगी इसका बहुत सवाल। अरे माफी कब मांगोगे। अरे माफी कब मांगोगे। अरे आज तुम्हें, अरे भाई आज आपको तो दिखाई दे रहा है, आप मांग लो। आप जाति जनगणना कब कराओगे। अरे आप कब करोगे, आप नहीं करोगे। अरे मुख्यमंत्री जी से माफी मांग लो। चलो भाई मैं मौका दे रहा हूँ, माफी मांग लो। आप अपने पिता की तरफ से माफी मांग लो। पिछड़ों से अरे बिना शर्त के गठबंधन में शामिल हो गए। जो सरकार पिछड़ों का आरक्षण खा रही है, उनके जाके गोद में जाके बैठ गए। आप क्या बात करोगे पिछड़ों की, आपकी क्या करोगे बात पिछड़ों की। अरे आप बताओ ना, क्या पिछड़ों का आरक्षण नहीं खाया जा रहा है। अपनी सड़क नहीं, अपनी सड़क बनवा लो भैया। सड़क बन गई आपकी नहीं बनी अभी। सड़क बनवा लो जो सड़क नहीं बनी थी। अरे सड़क बनवा लो भैया, सड़क बनवा लो। मंत्री कब बनोगे, कब लोगे, कब शपथ लोगे। अरे माफी मांग लो, मैं मंच दे रहा हूँ।
मुख्यमंत्री जी से माफी मांग लो, अपने पिताजी की तरफ से मुख्यमंत्री से माफी मांग लो। मानस जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। माफी मांग लो, अरे माफी मांग लो, माफी मांग लो, कह दो भाजपा से कि माफी मांग ली। सुनिए फखरुल भाई, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे मानस जी एक एक सुरेंद्र करके बात आ जाए। हाँ सुरेंद्र जी, आप इतना हंस क्यों रहे थे? इसमें हंसने की कौन सी बात थी? अगर राजभर जी अगर एनडीए के कुनबे में चले गए तो आप तो ऐसा ठाके लगा रहे हैं जैसे कि कोई कॉमेडी शो चल रहा है। अच्छा, क्या पहली चीज तो भाई ये ताजा ताजा गठबंधन हुई है, ताजी ताजी अरुण की शादी हुई है, तो इन दोनों चीजों की का हंसी नहीं आनी चाहिए? आप बताओ भाई, अगर बधाई देनी है तो हंस के ही देंगे, रो के थोड़ी देंगे। अरे तो मिठाई आपकी हंसी बधाई वाली कर लिया जाए। क्या कह रहे हैं अरुण, क्या कह रहे हैं अरुण भाई? अरे कह रहे हैं कि इस मसले पे तो मिठाई खिलानी चाहिए आपको ना, कम से कम हमारी शादी हुई है तो मिठाई लेकर आइए जो है बढ़िया लखनऊ। आप तो लखनऊ के माहिर, मिठाई बहुत अच्छा खा रहे हैं आजकल। ठीक ठीक। अब ये आलोक अवस्थी जी के आप नई साथी बने हैं, तो आप एक चीज जान लीजिए, हम लोगों के यहाँ संस्कार है क्या नाम सारे हमारे सनातन धर्म में, कि जिसकी शादी होती है वो मिठाई खिलाता है और हम सब लोग हार फूल लेके आते हैं और बुलाया जाता है तब आते हैं। और वरना अगर शादी हो गई, नहीं बुला पाए आप, तो आपको घर आना चाहिए, जो हमारे यथा योग्य सम्मान होगा हम पूरा करेंगे, आपका भी करेंगे, बहू का भी करेंगे, सब कुछ सम्मान के साथ विदा करेंगे, आपको चिंता मत करिए। तो वो थोड़ा सा सनातन धर्म का एक ये रीति है, आपके यहाँ भी होती होगी, लेकिन आप राजनीतिक रूप में थोड़ा सा परेशान है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। तो आप आइए हमारे घर, हम आपको स्वागत करते हैं, पूरा सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, खाने के साथ विदा करेंगे, आपको भी और बहू को भी, बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं, ठीक है ना? तो आप तो ये तो बात आ गई है। अब आ जाइए आप राजनीतिक उस पर। तो हम हंस मानक भाई इसलिए रहे थे कि दोनों चीजों का हंसी हंसी बधाई देनी थी, अरुण जी को भी और बधाई देनी थी आलोक जी को भी। आलोक जी पता नहीं काहे फूफक तरीके से मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे आलोक जी खुश हो जाइए, अब तो अरुण राजभर जी आ गए हैं आपके यहाँ पर, काहे को? हम आपसे 3-4 चीजें कह रहे हैं। नंबर 1, मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहें तो। लल्लन टॉप का वीडियो है और उन्होंने जो है मात्र 9 सेकंड का वीडियो है। हमारे सामने प्रकट होकर कहें कि चलो भाजपा में, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। ये इसमें ये कह रहे हैं कि भगवान भी आकर के कहे चलो भाजपा में, तो मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब क्या भगवान ने नहीं इसका इंटरव्यू? सुरेंद्र जी वो बहुत सारे इंटरव्यू मैंने खुद किए। मैंने अरे भैया पुरानी बातों को अगर आप चर्चा करेंगे मैं जाऊंगा ही नहीं, बहुत सारी बातें आगे निकल जाएगी। एक मिनट अरुण भाई, मैं देखो आपके बीच में नहीं बोला यार, हम आपके नेता को एनडीए में पप्पू गए कह रहे हैं, सम्मान से कह रहे हैं कि वो जमीन पर काम कर रहे हैं। अब हम पप्पू कहने लगेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो कब क्या बोल देंगे उनका कोई ठिकाना नहीं। मानस मैं ये डिबेट इसलिए मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। अगर आपको इस तरीके की डिबेट करानी है तो मैं डिबेट छोड़ देता हूँ। क्या फायदा है? देखिए करने से कोई फायदा है हो रही है और वो स्वस्थ तरीके से चर्चा हो तो ही बेहतर है। इसमें किसी भी तरीके की हम तो आपकी बारे में आप पप्पू कहिए, खूब कटाक्ष कहिए अरुण राजभर, लेकिन अपने समय पर कहिए। थोड़ा सा संतोष रखिए और संयम रखिए, जैसा संयम अभी आपने भाजपा को ज्वाइन करने में। सुरेंद्र जी आपत्ति किस बात पे है? अगर मान लीजिए चले गए अरुण राजभर जी या ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं, वो ठीक है, सियासत तो जानते, सभी कभी कभी मनमुटाव होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जो लोग यूपीए की सरकार में आपके साथ थे वो भी आज बीजेपी के साथ है। पहले अटल जी की सरकार में घूम करके आपकी सरकार ने तो आपके साथ आ गए। तो राजनीति तो सुविधा का खेल है, जिसके साथ सुविधा है उसके साथ चले गए, नैतिकता कहाँ रह गई? हम यही बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीति सुविधा का खेल है और यही सबसे दुखद विषय है। राजनीति एक्चुअल में आलोक जी भी इस बात को मानेंगे और फखरुल भाई भी मानेंगे और आप भी पुराने पत्रकार इसलिए मानेंगे, राजनीति कतई सुविधा का खेल नहीं है, राजनीति सिद्धांत का खेल है। राजनीति कोई सुविधा का, भारतीय जनता, अब सुन लीजिए, अब थोड़ा सा हमें समय दीजिए बोलने का। जब अरुण नहीं बोल रहे हैं, आप बोल दे रहे हैं। मूल रूप से राजनीति सिद्धांत का खेल है, सुविधा का खेल नहीं है। सुविधा का खेल कुछ लोगों ने बना दिया है। जब आप सामंती ताकतों के पास कोई भी पिछड़ा नेता जाएगा, उसे भीख मिलेगी, चाहे उसको क्या नाम लोकसभा की मिले, चाहे राज्यसभा की मिले, चाहे मंत्री पद की मिलेगी, लेकिन समाज को वो भीख, समाज को सम्मान नहीं मिलेगा। समाज का सम्मान जो है गिरवी रखेगा। पिछड़ों के समाज के लिए इनकी पार्टी बनी
और इन्होंने कहा कि भाई जातिगत जनगणना मेरा पहला उद्देश्य है, जो जातिगत जनगणना की बात करेगा मैं उसके साथ हूं। तो हम लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना को डिनाई कर रही है, वो कह रही है हम नहीं कराएंगे। ठीक, बहुत साफ सी बात है, जातिगत जनगणना हमारा, उसके अलावा सारे मुद्दे ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना चूंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर पार्टियां बनेंगी भी बिगड़ेंगी भी, समाज को हमें निर्माण करना है, साथ देना है। रही बात मंत्री बनने की, संतरी बनने की, एमएलए एमपी सब बनते चले जाते हैं, हमारे यहाँ से तमाम लोग गए, लेकिन कोई जातिगत जनगणना की बात करता हुआ आदमी अगर अपने समाज को फरेब करेगा और वो अपना लाभ लेगा तो निश्चित रूप से उससे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत साफ सी बात है कि आप जातिगत जनगणना, क्या भाजपा ने हाँ कर दी? अगर आलोक अवस्थी जी ने हाँ कर ली तो मैं अरुण राजभर जी का स्वागत करता हूं कि वो वहां चले गए, बहुत अच्छी बात, ठीक है कि नहीं? आप बहुत साफ से, ये मेन मुद्दा है हमारा। एक बात, हम अरुण राजभर जी का जो समाज है, अरुण राजभर जी एक व्यक्ति नहीं है, सुभाषपा एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी, एक समाज की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर जी एक समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते, तो जब वो दावा करते हैं तो जो जो बातें उन्होंने कही, अगर वो पूरी भाजपा नहीं कही, उन्हीं की वजह से तो उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। आज आखिर वो कौन से कारण आ गए कि उन्हें वो पार्टी दोबारा से ज्वाइन करनी पड़ी? या तो वो कारण खत्म हो गए हों, आलोक अवस्थी जी की पार्टी ने वो सारी बातें मान ली हो, या उसमें से 50% बातें मान ली हो, समझ में आती है बात। लेकिन अगर नहीं तो फिर अरुण राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी से सवाल होंगे कि साहब कल तक आप जाति जनगणना का दंभ भर रहे थे, क्या हुआ उसका? तो हम जातिगत जनगणना पे स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर उन्होंने हाँ कर दी है तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, हम कोई मतलब हमारा कोई, क्योंकि इनका अपना विशेषाधिकार है, हमारी पार्टी के नेता थोड़ी है, ये अपनी पार्टी है इनकी। ये लोग बड़े बड़े वोट लाते हैं, लाख लाते हैं, 1.5 लाख लाते हैं, लेकिन अरुण राजभर जी एक बात हम आपको बता दें, किसी दूसरे को उल्टी सीधी बात करके लाभ नहीं होता है। हमारे पास 5,000 वोट आ जाए, 50,000 वोट आ जाए, हम अकेले भी लड़ते हैं तब भी वोट आते हैं। आपके पास जब आप अकेले लड़ते हैं तो नोटा से भी नीचे वोट आते हैं, आप इस चीज को जान लीजिएगा। तो इस तरीके की बातें मत किया कीजिए। आज हम कमजोर स्थिति में हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 60 साल हम ही ने यहाँ पर लोगों ने हमको सत्ता रखी, ठीक है कि नहीं? तो ये सब इधर उधर की बातें करने का लाभ नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जिन मुद्दों को लेकर के आपने पार्टी बनाई, जिन मुद्दों को लेकर के आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करता कि आपने योगी जी को गाली दी, योगी जी ने आपको दी, या क्या नाम नरेंद्र मोदी जी को आपने क्या नाम क्या क्या नहीं कहा, मैं इन सब बातों पे जिक्र नहीं करता, ये राजनीतिक बातें। लेकिन मानस भाई, आपको भी इस चीज की एक मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि राजनीति कतई सुविधा का खेल नहीं, ये राजनीति का विद्रूप रूप है जो सुविधा का खेल है, और मुझे लगता है आलोक अवस्थी भी इससे सहमत हो, ये विद्रूप रूप है, ये राजनीतिक सिद्धांत का खेल। बिल्कुल एक दौर था जब सिद्धांतों के लिए लोग अपनी कुर्सियां छोड़ दिया करते थे, लेकिन आप बीते कुछ समय से देखेंगे तो जब से गठबंधन की राजनीति का दौर आया, ऐसे ऐसे बेमेल गठबंधन देखने को मिले हैं कि वैचारिक तौर पर बिल्कुल अलग, और सत्ता आई तो फिर साथ में आ गए। ऐसे मैं एक नहीं, कम से कम आपको 10 एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे इतना बताइए ना कि 1 घंटे पहले जो आदमी ये कह रहा हो कि जातिगत जनगणना नहीं मानी जाएगी तो हम किसी के दल में, हम उस दल को ज्वाइन करेंगे जो जातिगत जनगणना का मानस जी, मैं बात हम उस गठबंधन को करेगा। 1 घंटे पहले जो बात की जा रही हो, 1 घंटे बाद वो कैसे हो रही है? क्या जातिगत जनगणना भाजपा ने कर दी? देखिए बीजेपी ने तो देखिए जो जिनका बीजेपी से मुखर विरोध रहा, उनके साथ महाराष्ट्र में किस तरीके से, उधर की बात मत कीजिए, मैं सिर्फ बात इस समय अरुण राजभर की करिए, क्या नाम, सॉरी, ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर का 1 घंटे पहले का बयान था कि जो जातिगत जनगणना अवस्थी जी जवाब दीजिए। मानस जी देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, पिछड़ों के नाम पर या दलितों के नाम पर ये किसी को इनको सुहाता नहीं है। अखिलेश यादव जी की पार्टी, वोट तो सबका चाहिए, अगर अकेले लड़े होते तो 50 से ऊपर सीटें भी नहीं पाते। सोहेलदेव राजभर जी का और ओम प्रकाश राजभर जी का और केशव देव मौर्य जी का और वो संजय करके जो तीसरे गठबंधन के साथी थे, जो जिनको इन्होंने बाहर किया है, सबका वोट तो ले लिया, वोट लेकर के 100 का आंकड़ा पार कर लिया।
लेकिन उसके बाद जब मतलब हल नहीं हुआ तो जो गाड़ियां गिफ्ट करी थी वो सब खिंचवा ली इन्होंने। ये तो ओम प्रकाश राजभर जी दबंग थे, गरिया कर भगा दिया, तो उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो उनको चिट्ठी लिख दी कि जहां पर आपको जाना चाहे चले जाइए। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ये बहुत छिछोरी और हल्की बातें होती हैं, लेकिन राजनीति में हमने ये सब चीजें देखी हैं। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जाति जनगणना की बात बहुत सोरेन राजपूत जी हमारे भाई हैं, इन्होंने बहुत बार दोहराई। यही बात हमारे समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल भाई भी ये बात कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप दोनों लोग गठबंधन के साथी थे यूपीए 1 और यूपीए 2 में, क्या कारण है कि 2011 में जाति जनगणना आपने घोषणा करके करी और उसको घोषित नहीं किया? तो समाजवादी पार्टी क्यों समर्थन देते रहे कांग्रेस को? और आज जो गाल बजा रहे हैं सुरेश राजपूत जी यहाँ पर, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आपने जो है जनगणना का घोषित किया? तो यानी जो कारण रहे होंगे विद्यमान वो आज भी होंगे, आपने घोषणा इसलिए आप नहीं कर पाए। तो इसलिए ये तिरिया करे मत करिए। यहाँ पर राजनीति में हर आदमी जानता है कि आपकी मंशा क्या रहती है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हावी रहेगा वो देश की राजनीति में सर्वोपरि में बैठता है। कांग्रेस की पार्टी की नेता प्रियंका वाड्रा जी करीब 15-20 वर्षों तक यहाँ की प्रभारी रही और देखती रही। उनके प्रभाव से ये जरूर हासिल हुआ पार्टी को इनकी कि वो 2 लोकसभा सीटों में पाती थी, इस बार 1 लोकसभा सीट से ही जीत पाई। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो 7 सीटें पाए थे और समाजवादी पार्टी 50 के अंदर रह गई थी। इस बार जो है लोकसभा में मात्र 1 सीट पर कांग्रेस सिमट गई, 2% इनका वोट शेयर बचा है प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी भी जो है कई प्रयोग कर चुकी है, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी है, बसपा के साथ चुनाव लड़ चुकी है, और यहाँ तक कि वो राजभर जी और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है। उनकी हैसियत वहीं की वहीं रही है, कारण कि जब नेता की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, वही हाल राहुल गांधी जी की जब विश्वसनीयता खत्म हुई और वही अखिलेश यादव जी की विश्वसनीयता खत्म हुई, तो पब्लिक वोट देती नहीं है। लगातार चुनावों में हारने का मतलब यही है कि जनता ने आपको अपने निगाहों से उतार के फेर रखा है, क्योंकि ये राजनीति का मुलम्मा बहुत आसानी से नहीं चलता। नेता की क्रेडिबिलिटी कई सालों में बनती है और एक बार में झूठ बोलने में चली जाती है। राजपूत जी की पार्टी में नेता राहुल जी ने क्या गलती करी कि झूठ बोलने पर सुप्रीम कोर्ट तक से लताड़ पड़ी और माफी, लिखित रूप से माफी मांगनी पड़ी। वहीं जो है इसी तरह की जो उनकी जो भाषण होते थे, आज सजा याफ्ता है बेचारे, आज हाईकोर्ट तक से उनको कन्विक्ट करके रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी की दर्शा रही है कि वो सबका वोट चाहिए उनको, जब देने की बात आती है, उन्होंने नौकरी की बात कर रहे थे। फखरुल हसन साहब, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा उसका। आप सत्ता में आए थे 2012 में, आप क्या कारण था कि 2 साल के बाद ही आपका सत्ता से लोगों का मुंह खत्म हो गया और 14 में आपको 5 सीटों में फेंक दिया, हम 73 सीटों जीत पे आए? ऐसा क्या आपने काम किया 2 साल के अंदर कि आप जो है सिमट गए? और क्या ऐसा काम किया कि 5 साल सत्ता चलाने के बाद आप कांग्रेस को साथ लेकर के आप जो है चुनाव में हाशिए पर पहुंच गए और आपके 5 साल के जो आपने काम किया उस पर जनता ने मोहर लगा दी? और जब आप जातियों की बात करते हैं और देने की बात करते हैं और नौकरियों की बात करते हैं, तो 5 उत्तर प्रदेश के अंदर 5 भर्ती आयोग हैं। उन भर्ती आयोगों को आपने स्वजातीय अपने अध्यक्ष बना दिए। अध्यक्ष बनाने के बाद आपने जो उसमें बंदर बांट करी और जो भ्रष्टाचार का चलाया, हाईकोर्ट ने आपका ध्वस्त किया। हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने आपके सारे 5 भर्ती बोर्ड को भंग किया और आपके एक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करी। तो आपको जनता किस आधार पर वोट दे कि जब आपको वोट मिलता है तो आप देने के टाइम पर खाली भ्रष्टाचार और स्वजाति को देखते हैं, तब आप पिछड़ा भूल जाते हैं, अगड़ा भूल जाते हैं, सारी जातियां भूल जाते हैं, और जब आपको मौका नहीं मिलता है तो आप दूसरे जो दल है उन पर मैं जवाब दे देता हूँ मानव जी, मैं जवाब दे देता हूँ मुद्दे पे वही बात करते हैं। मुद्दे पे जब ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आप मिल के चुनाव लड़े तो ये कहा गया कि बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। उस डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर जी से हाथ मिला लिया। अब आप बताइए कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के बगैर कैसे लड़ेंगे आप? मानव जी, पहले तो इतने आरोप लगाए हैं आलोक अवस्थी जी ने, मैं उनका 10 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। आलोक अवस्थी जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन फिर भी नहीं बताया कि जाति जनगणना ये कराएंगे या नहीं कराएंगे। इन्हीं ने भर्तियों की बात की। हम तो आपसे पूछते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई थी, आपने पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। अब जितनी नौकरी आ रही है आप पिछड़ों का आरक्षण खा रहे। कट ऑफ लिस्ट जिनकी 241 है, अगली जाति वाले को उनको नौकरी मिल रही है, पिछड़ी जात वाले जिनकी कट ऑफ लिस्ट 271 है उनको नहीं मिल रही है। और आपने हाईकोर्ट का भी जिक्र किया, मैं आपको याद दिलाता चलता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कॉपी तक बदल दी गई शिक्षक भर्ती में। सीबीआई जांच का आदेश सिंगल बेंच ने किया, फिर डबल बेंच ने किया। आप अलग बात है कि आप उसको आदेश को चुनौती दी आपने,
और वो सीबीआई जांच का आदेश रुक गया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र, बीपीएड अनुदेशकों के खिलाफ जो मुकदमे थे, वो मुकदमे डबल बेंच से जीते गए लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में। और उसके बाद क्या कारण था कि आप उन नौजवानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो देखिए, पिछड़ों के साथ जो आपने किया है उसका आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप गोलमोल घुमाते हैं। पूरे भाषण दे दिया लेकिन ये नहीं बताया कि जाति जनगणना आप कब कराएंगे, आपका जाति जनगणना के बारे में क्या कहना है, नहीं बोला आपने। कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे, हम उनके साथ मिलके, समाजवादी पार्टी ने उनके साथ मिलके 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। हमने सम्मान उनका जो सीट मांगी थी, जो संगठन, जो गठबंधन का धर्म था, वो समाजवादी पार्टी ने निभाया था। और आलोक अवस्थी जी कह रहे 6 सीट जीतने वाले लोग वो समाजवादी पार्टी की सीटें 50 रह जाती, उनके वजह से हमारी इतनी सीटें पहुंच गई। अरे भाई, अकेले समाजवादी पार्टी का 32% वोट शेयर है और गठबंधन को मिला दिए तो 36%। तो जो नकारने की बात है, तो आलोक अवस्थी जी, राजनीति में ये जरूरी नहीं है कि आपको सत्ता मिल गई तो आपको जनता ने स्वीकार कर लिया, और हमें अगर विपक्ष में बैठाया है तो हमें अस्वीकार कर दिया। हमको जनता ने विपक्ष में बैठाया है, इसलिए बैठाया कि आपके गलत कामों का विरोध करूं। आप जब शिक्षक भर्ती में आपने आप विपक्ष में बैठे रहिए, मैं स्वागत करता हूँ, आप जरूर विरोध करते रहिए, अच्छी बात है। नहीं, हम तो, अरे भाई, विपक्ष में हम हैं, आप नहीं, ठीक बात है। आप भी बहुत सालों तक, 14 साल तक उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठे थे, अभी तुम 6 साल बाहर हैं। अभी 14 साल में बड़ा समय है, और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा नौजवान, किसान, मजदूर मिलके वो आपका जवाब जरूर दे देगा, क्योंकि आप जाति जनगणना कराओगे नहीं आपने। और दूसरी बात, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने जो एक बात कही थी मुख्यमंत्री जी को कि ये माफी कब मांगेंगे, वो बात मैंने इसलिए कही थी, आप नहीं जुड़े थे उस समय, नहीं, आप नहीं जुड़े थे तब। आलोक अवस्थी जी ये कह रहे थे कि बेइज्जत करके हमने अपने गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर जी को निकाल दिया था, इसलिए मैंने वो सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर जी ने किया था, उसके लिए माफी क्या ओम प्रकाश राजभर जी ने मांग ली है, ये भाजपा बता दे। चलिए, अरुण राजभर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण राजभर जी क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। वो पिछड़ों ने आवाज बंद कर दी है उनकी। नहीं, फखरुल हसन साहब चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितना भी दावे कर लें, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि आप, ठीक है कि इस सरकार में आपको सारी कमियां नजर आ रही हैं, तो आपको भी तो प्रदेश की जनता ने मौका दिया था इन कमियों को दूर करने के लिए। तब क्या आप ताश खेल रहे थे बैठ के कमरे में, खेल रहे थे? प्रदेश की जनता के बीच में जाति जनगणना या बिहार में अगर हो रहा है तो आप अपनी सरकार में क्यों नहीं करा लिया? हाँ, जाति जनगणना होगा, वो समय आएगा तो उसको किया जाएगा, ये हमारे एजेंडे में है। ये कब आएगा? अरे भाई, जाति जनगणना पे कब आएगा? चलिए, भाजपा से कहला दिए जाति जनगणना होगी। अरे आप बैठे हो, आप कहलवा दो आलोक अवस्थी जी से कि जाति जनगणना भाजपा कराएगी। चलो, मैं आपको चुनौती देता हूँ इस डिबेट में। आलोक अवस्थी जी के मुंह से कहलवा दो कि जाति जनगणना होगी। आप जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कहलवा दो। आप आलोक अवस्थी जी बैठे हैं, झूठ मत बोलो। दलितों मंत्री बन गए, सपा की तो गुंडागर्दी में प्रदेश सरकार को बहाल किया है। विपक्षी एकता को लेकर के जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी विपक्षी एकता, जो गठबंधन, एक महागठबंधन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देने के लिए अपने उन तमाम पुराने सहयोगियों को एकजुट कर रही है जो कभी उसका साथ छोड़ के चले गए थे, और उसके लिए वो ऐसे लोगों से भी गठबंधन कर रही है जिससे उनका वैचारिक तालमेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप एक मंच पर लोगों की भीड़ जमा कर रहे हैं, तमाम सियासी दलों को ले रहे हैं, वैसे वो भी प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है सुरेंद्र राजपूत जी? मसला यही हो जाता है मानस भाई, हम तो कमजोर हैं, हम तो कह रहे हैं हम कमजोर हैं, हमारे पास 125 सीट भी नहीं है सब मिला कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अथाह रूप से मजबूत है, 303 अपने पास है। कमजोर आदमी तो जुड़ करके करेगा, कमजोर है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, नल है, नील है, कोल है, भील है, राजभर है, निषाद है, सब लोग मिलेंगे एक साथ। हम लोग तो इसलिए मिलेंगे कि हमें मायावी ताकतों से लड़ना है, और सब लोग मिलकर के एक सेना बनाएंगे और जाकर के लंका चढ़ाई करेंगे।
लेकिन जो लंकाधिपति रावण है इतना मजबूत है, इतना सब कुछ है, अगर वो भी कहीं से कहीं बाली से मानस जी ये शब्दों को सही कर ले, शब्दों का चयन ठीक से कर ले सरोज राजपूत जी। रावण किसको बोल रहे हैं आप? किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? रावण कौन? रावण भी पाड़े था। रावण किसको कहा जाता है देश के उसमें? रावण फिर बहुत सारी बातें कहूंगा फिर राजपूत जी, फिर आप कहेंगे मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए अपनी, उसमें मत आइए राहुल गांधी के लेवल पे मत आइए। नहीं तो हमको राहुल गांधी के लेवल पे नहीं आना, तो मोदी के लेवल पे आ जाएंगे। फिर राहुल गांधी की तो बात छोड़ जितना करें तो सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेता को जो अपशब्द कहे जाएं, आपको लगता है कि आपके नेता को अपशब्द कहे जाएं, तो फिर आप हमारे नेता को अपशब्द कहिए, ठीक है? तो जो आप पत्थर फेंकेंगे कीचड़ में, तो कीचड़ आपके मुंह पर आएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा है आलोक अवस्थी जी, हम मोदी के लेवल पर ही हैं। हम भी सुरपणखा ही कह रहे हैं, सुरपणखा के भाई का ही नाम ले रहे हैं। सुरपणखा का नाम कोई मोदी जी ने सुरपणखा का नाम नहीं लिया हुआ, पहली बात। सुरपणखा का नाम मोदी जी ने नहीं लिया, पहली बात। और आपको रावण कहने का अधिकार नहीं है मोदी जी को। एक पिछड़े का नेता, एक पिछड़ी जात से आने वाला गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, आप उसको रावण कहेंगे? गरीब के बेटे को, पिछड़े के बेटे को आप रावण कहेंगे? सामंतवादियों, परिवारवादी पार्टियों जिन्हें धूल चटाती है, उसको आप रावण कहेंगे? शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल रावण कहेंगे, जो आदमी सुरपणखा कहेगा हमारी अभिनेत्री। अरे आप इस स्तर पर तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो कीचड़ में कमल खिलाने वाले व्यक्ति हैं। हम कीचड़ में, आप कीचड़ फेंकिए, हम कीचड़ में कमल खिलाने वाले व्यक्ति हैं। और मोदी जी ने ये बात कही है कि आप कितनी भी गालियां दीजिए, हम उसकी माला पहन करके जो है हम बैठेंगे, कोई बात नहीं, हम देश का कल्याण करेंगे। आपको गाली देने का काम जनता ने दिया, आप गाली बकते रहिए, हम आपको बदले में गाली नहीं देंगे। सुरेश राजपूत जी, विषय आज का ये है कि क्या बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने की कवायद कर रही है, ताकि विपक्ष की एकता जिसको कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए कांग्रेस बना रहे हैं। तो अगर बीजेपी कर रही है तो फिर इसमें ऐतराज क्या, उसमें बुराई क्या है? अगर अरुण राजभर या सुहेल देव समाज पार्टी, जिसने बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया पूर्वांचल की तमाम सीटों पर, यहाँ तक कि आजमगढ़ और गाजीपुर में खाता तक खोलने में नाकामयाब रही थी अभी बीते विधानसभा चुनाव में, अगर कोई पुराना सहयोगी उनके साथ आ रहा है, तो सुरेश राजपूत जी कहाँ ऐतराज की बात है? आप भी तो तमाम लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, आप भी तो तमाम लोगों को अपने कुनबे में जोड़ रहे हैं, तो अगर बीजेपी कर रही तो क्या ऐतराज है? जब हम जवाब दे रहे हैं तब क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता उस पर दिक्कत कर रहे हैं। हम तो बता ही रहे हैं कि हम तो कमजोर हैं, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। भाजपा तो मजबूत है, तब काहे गठबंधन कर रही है? सच बात यह कि भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने गाली देने वालों को, अपने से नीति से विरुद्ध लेने वालों को, अपने सिद्धांतों के विरुद्ध चलने वालों को, चाहे वो और अपने द्वारा सभी की पीठ पर छुरा मारने वालों को, चाहे वो शिवसेना की पीठ पे छुरा मारा हो, चाहे वो अरुण राजभर की पार्टी की पीठ पे छुरा मारा हो जब इनको छोड़ा था, चाहे वो नीतीश कुमार की पीठ पे छुरा मारा हो, चाहे अकाली दल की पीठ पे छुरा मारा हो, चाहे शिवसेना की पीठ पे मारा, सबको इसलिए लेने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि ये लोग हताश हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी कहती थी, देखिए हम जोड़ने पर भरोसा करते हैं, कांग्रेस पार्टी तोड़ने पर भरोसा करती है। आपका अब ये चैनल जो है ना, शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का चैनल हो रहा है, कोई आदमी किसी को कांग्रेस को बोलने नहीं दे रहा है। खुद हताश ठीक है, अगर आपको उस तरीके से रखना है तो बेहतर है नहीं, आप तो खुद नहीं चाहते हम लोगों को हटा दीजिए। आप बेहतर जानते हैं, मैं किसी भी तरीके से अपनी डिबेट की निष्पक्षता पे किसी भी तरीके आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरा मौका आपको दिया जा रहा है, आप अपनी बात रखिए सुरेश राजपूत जी। आप बहुत हमें यहाँ नहीं सुन पा रहे हैं, तो बताइए प्रदेश की जनता राजभर जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी बात को सब लोग बोलिए, बीच में जरूरत नहीं है। जनगणना पर जवाब न देना पड़े, किसी चीज पर जवाब दें, इसलिए थेथराई कर रहे हैं। करिए थेथराई, जनता आपको जवाब देगी। आप देखिए हताशा और निराशा सर जल के बोल रही है, हताशा और निराशा सर जल के साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। आप अपनी बात को कंप्लीट करें। अरुण राजभर हताश और निराश हो गई कांग्रेस, देखिए किस तरह की बातें कर रही है, भाषा मेरे पास अभी 10 मिनट पूरे हैं, आप निश्चित होकर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन सुरेश राजपूत जी अपनी बात खत्म कर ले। सब लोग अपनी बात कहेंगे तभी लोगों को समझ में भी आएगा। सुरेश राजपूत जी प्लीज कंटिन्यू करिएगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये लोग हैरान परेशान है। आज की डेट में दो कमजोर लोग, दो हताश लोग, दो निराश लोग अपने अपनी बाहें पकड़ रहे हैं, इसलिए कि विपक्ष का सैलाब आ रहा है।
विपक्ष आपसे महंगाई के बारे में पूछ रहा है, विपक्ष आपसे जाति जनगणना के बारे में पूछ रहा है, विपक्ष आपसे रोजगार के बारे में पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का क्या हुआ। उत्तर प्रदेश का विपक्ष आपसे, उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में क्यों हो गया। विपक्ष आपसे उत्तर प्रदेश का तमाम ऐसे मुद्दों पर कि हाथरस की बच्ची क्यों जलाई जा रही है। विपक्ष आपसे और जनता आपसे जब प्रश्न पूछती है तो इन लोगों के जवाब इधर उधर में आते हैं। हमने एक ही चीज पूछी ना अरुण राजभर जी से और आलोक अवस्थी जी से कि भाई जाति जनगणना का 1 घंटे पहले क्या हुआ और 1 घंटे बाद क्या हुआ, जरा सा हमें बता दीजिए कि अगर उन्होंने मान ली हो तो हम इनके गठबंधन का स्वागत करेंगे। और हमारी बात राजपूत जी हम तो बहुत साफ कह रहे हैं कि हम तो कमजोर हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों से समझौते कर रही है, उनको मंत्री बनाती है। आज भारतीय जनता पार्टी उन जाति समूह समझौते कर रही है जो उनके विरोध में है। आज भारतीय जनता पार्टी उन पारिवारिक पार्टियों को अपने यहां ला रही है जिनके खिलाफ ये हमेशा रहे। भाई कांग्रेस का परिवारवाद गलत और अरुण क्या नाम सुभाषपा का परिवारवाद सही, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस का परिवारवाद गलत हो गया और क्या नाम शरद पवार की जो अजीत पवार की पार्टी उसका परिवारवाद ठीक हुआ, या क्या नाम रामविलास पासवान की पार्टी का या पीडीपी का या अकाली दल का परिवारवाद ठीक हुआ। ये कौन सी बात है? तो अब जब ये मिला रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हारने की कगार पर हैं ये लोग, इनका सूर्य अस्तांचल की ओर है। 10 दिन लगातार नरेंद्र मोदी जी बेंगलोर में रहे, मणि जलते हुए मणिपुर को छोड़ करके, फूल भी बरसाए माला भी बरसाए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या आया? वोट नहीं मिला मोदी जी के नाम पर। इस वजह से अब ये उन छोटे छोटे अपने दुश्मन समूहों को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके वैचारिक रूप से दुश्मन है, जो जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। जाति जनगणना के समर्थन, और एक चीज खाली आखिरी बात कह दूं आलोक अवस्थी जी, 2011 में हम ही ने कराई थी जाति जनगणना, किसी कारणवश हम उसको नहीं कर पाए, हो सकता है हमने गलती मान ली, हमारी कमी थी, इसी वजह से हम हार भी गए। लेकिन 2014 तक में तो आप ढोल पीट पीट के कह रहे थे कि हम जाति जनगणना करेंगे, हम रखेंगे, उसी डाटा को आप क्यों नहीं रख दिए सामने? फिर आपके राजनाथ जी ने कहा था, फिर आपके थावरचंद गहलोत ने कहा था, सदन के अंदर प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना का आप तो समर्थन करते थे। अचानक से क्या हो गया? क्योंकि आप सामंती पार्टी हैं, आप चाहते नहीं है कि नल को, नील को, कोल को, भील को, दलित को, पिछड़े को, अब राजभर को उसका अधिकार मिला, आप उनका वोट लेना चाहते हैं और कुछ। चलिए ठीक है, आलोक अवस्थी जी जवाब ले लेते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर जी हो तो माफ कीजिएगा, अरुण राजभर हो तो उनको भी स्क्रीन पे लाइएगा। लेकिन आलोक अवस्थी जी आपसे एक सवाल जो बहुत दिनों से तैर रहा था और जिसको लेकर कुछ कुछ सुगबगाहट भी शुरू हुई, ले तो लिया आपने सुहेल देव समाज पार्टी को, जो भी बातचीत आप लोगों की हुई होगी, लेकिन आपके दूसरे सहयोगी दल पूर्वांचल में वो असहज है। अनुप्रिया पटेल की डिमांड कुछ बढ़ रही है, संजय निषाद असहज हो रहे हैं। ये तालमेल बैठाना भी आपके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। मानस जी, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पे विश्वास रखती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक परिवार की पार्टी नहीं है। इसके पहले भी श्रद्धेय अटल जी ने 34 पार्टियों को जोड़ करके एनडीए बनाई थी। विपरीत पार्टियां थी, हमारे विरोधी थी, जो कभी भाजपा के साथ नहीं थी, वो भी साथ में हमारे आए थे और हमने सफल गठबंधन चलाया था 5 साल। बहुत पीठ पे छुरी भुकने की बात कांग्रेस के वो कर रहे थे, तो इन्होंने तो तमाम सरकारों को गिराया है। इन्होंने तो चौधरी चरण सिंह जी को धोखा देकर के जो है छुरा भोका पीठ में वो गिरा दिया। इन्होंने तो देवगौड़ा जी के पीठ छुरा भोका। इन्होंने तो जो है क्या कहते हैं, जितने भी दल जो बने विपक्ष के और पार्टियां बनी उनको छुरा भोग के गिराया है। तो ये तो सरकारें गिराते रहे हैं, ये छुरा भोगने की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो मिला करके छुरा भोगा है। और ये वही लोग थे जो कहते थे 27 साल यूपी बेहाल, उसके बाद जाके 2017 में जो है गठबंधन करके और एक दूसरे को माला पहनाकर साइकिल में बैठा के घूम रहे थे, और उसके बाद साइकिल का पहिया एक इधर गिरा एक उधर गिरा। तो यह बेमेल गठबंधन करते आए हैं दोनों दल, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस कर रही हो। अपने स्वार्थ की राजनीति में कुछ भी बहाने गढ़ लेते हैं, उसके बाद जब दूसरे गठबंधन होते हैं तो इनको वहां पर जो है प्रश्न उठाने का मौका मिलता है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस इस समय हताश और निराश हो चुकी है। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी दाल गल नहीं पा रही है, और वो कहाँ सत्ता चलाते थे, सही बात है, राजपूत जी ने कहा, लेकिन क्या कारण है कि इतने वर्षों से आप सत्ता से बाहर हैं और कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं जो है जनता कर रही है? 10 साल से आप हो रहे हैं, आपको आप केंद्र से सत्ता से बाहर हैं,
50 चुनाव 2009 साल में 50 चुनाव हो चुके हैं, उसमें से 39 चुनावों में जो है ये कांग्रेस अभी तक हारी है। क्या कारण है कि चुनाव इतने सारे हो गए देश के अंदर और आपको भरोसा नहीं कर रही है? यानी कि जनता ने आपका जो यूपीए 2 का जो कार्यकाल था उसको देखा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार की नदियां बही हैं, किस तरीके से सेना को कमजोर किया गया है, कैसे चाइना के जाके गोद में बैठा गया, कैसे चाइना के साथ जाकर के गठबंधन की राजनीति का वहां पर भी कोई कौन सा एग्रीमेंट साइन करके आए थे। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने नहीं बताया कि क्या एग्रीमेंट वो वहां की सरकार के साथ करके आए थे, जबकि उनका कोई संवैधानिक पद और कोई हैसियत नहीं थी। तो साफ साफ ये है, मेरा ये कहना है, आज देश का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ी जाति से आने वाले का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। ये इन सब सारी सामंतवादी पार्टियों को, परिवारवादी पार्टियों को खटक रहा है, क्योंकि वह चोरों को पकड़ रहा है। तो सब सारे इकट्ठे हो रहे हैं अपने को बचाने के लिए, अपने कुनबे को बचाने के लिए। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। पिछली बार 17 पार्टियां इकट्ठा हुई थी मानस जी, 10 पार्टियों के पास मात्र 1 सांसद है और एक पार्टी के पास 0 सांसद था, वो इनके गठबंधन की पार्ट है और ये महागठबंधन की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का, मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी का यहाँ मुख्य विपक्षी दल है, तो यहाँ ममता बनर्जी का यहाँ पर क्या है, केसीआर का यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर जो है अन्य जो और क्षेत्रीय दल है उनका क्या, तो गठबंधन करके कौन सा वोट प्लस करेंगे। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी अगर बंगाल में जाकर समर्थन दे रही है या केसीआर जी को तेलंगाना में दे रही है, तो यहाँ उनका वोट नहीं, वहां समर्थन देके क्या करेंगे। और कांग्रेस तो इस समय जो है हर जगह कटोरे लेकर घूम रही है। अरुण राजभर भी शामिल है। बस फखरू साहब एक छोटा सा जवाब आपसे लेना है, जो आलोक अवस्थी जी ने सवाल पूछा, लेकिन एक दूसरा मुद्दा यह कि अगर राजभर जी अलग हो गए तो कहीं कुछ तो नाकामी आपकी भी रही, आप अपने गठबंधन को खुद नहीं जोड़ पाए, उसको रोक नहीं पाए। जल्दी से जवाब दीजिएगा 1 मिनट में, क्योंकि मुझे देखिए मानस जी जो स्वार्थी थे, जिनको सत्ता चाहिए थी, उन्हीं ने पिछड़ों का सौदा कर लिया, जाति जनगणना का सौदा कर लिया, और उनको मैं समझता हूँ उनकी सड़क भी बन जाएगी, उनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिल जाएगी, लोकसभा में भी कुछ सीट मिल जाएगी। आलोक अवस्थी जी बोल रहे थे कि चोरों को पकड़ लिया प्रधानमंत्री जी ने। जी चोरों को तो पकड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी चोरों को पकड़ के आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया है। सब तरफ से चोरों को पकड़ रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, सारे चोर पकड़ के लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पिछड़ों से आते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी पिछड़ों से आते हैं। बता दीजिए कब पिछड़ों जाति जनगणना होगी, कब पिछड़ों का हक मिलेगा। वो तो समाजवादी पार्टी भी चाहती है। देश के प्रधानमंत्री जी पिछड़ों से आते हैं, तो पिछड़ों के आरक्षण पे, पिछले जाति जनगणना पे, उस पर सवाल क्यों है? आलोक अवस्थी जी बैठे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं कि आप जाति जनगणना कराओगे नहीं कराओगे? आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, आपने ये कर लिया, आपने ये कर लिया। अरे जहां से इनको ओम प्रकाश राजभर जी को शामिल किया, उनकी पार्टी में मुख्तार अंसारी के पुत्र भी हैं, विधायक हैं, वो आपके साथ है ना, आज आपके गठबंधन में शामिल हो गए ना। इन सवालों को भी तो जवाब दे दीजिए। अरुण राजभर से लास्ट कमेंट लेना है, क्योंकि देखिए इस पूरे चर्चा के केंद्र में आज भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी है। देखिए अरुण राजभर जी, जिस तरीके के आरोप आपकी पार्टी ने लगाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर, आपने तमाम विरोधों के बाद भी, जिसको लेकर के आपकी बहुत तीखी आलोचना बीजेपी ने की, आपने मुख्तार अंसारी की तारीफ की खुले मन से, आपने उनके बेटे को चुनाव लड़वाया, आज वो जेल में है, विधायक बनवाया। अब आखिर इन सब चीजों का जवाब आप जनता के बीच कैसे देंगे? कैसे, जब आप और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मंच पर पूर्वांचल में खड़े होंगे, तो क्या लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि जिस मुख्तार अंसारी का विरोध करते रही भारतीय जनता पार्टी, आपने न केवल उनकी तारीफ की बल्कि उनके बेटे को विधायक तक बनवा दिया? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना म्यूट। अरुण राजभर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कहीं आप म्यूट पे तो नहीं? प्लीज एक बार चेक करिए। अब नहीं आएगी आवाज मानस जी, आवाज गई। नहीं, बिल्कुल आवाज आएगी, ऐसा नहीं है। नहीं आएगी आवाज, बहुत पहले जा चुकी है, इन मुद्दों पर नहीं आवाज आती है। चलिए, यही अरुण राजभर जी दोबारा कनेक्ट हो रहे हमारे साथ। अरुण, आपको आवाज आ रही है? चलिए, यही सवाल हम बीजेपी के अपने साथी से ले लेते हैं। एक बार फिर से देखिए, अरुण राजभर जी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण राजभर, आपको आवाज आ रही है? एक लास्ट कमेंट आपसे चाहिए था। आलोक अवस्थी जी, सवाल वही आपसे दोहरा रहा हूं कि
कैसे फेस करेंगे आप पब्लिक को? अरुण राजभर जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आपको आ रही है? अरे मानस जी नहीं आएगी आवाज, आप मान नहीं रहे मेरी बात। आप म्यूट पे है क्या? इस चर्चा को हम समाप्त करते इससे पहले एक बार कोशिश हमारी थी कि हम ये सवाल जरूर पूछते, लेकिन आलोक अवस्थी जी, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। देखिए, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमारे को 80 करोड़ से अधिक जनता जो है हमारे साथ में खड़ी है। 140 करोड़ जनता के हम प्रतिनिधि हैं, और साथ ही साथ जनता का भरोसा मैं इस बात पे भी कहूंगा कि हम लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 4 चुनाव जीत चुके हैं, 2 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव। साथ ही हम जो है 2 बार पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव जीत चुके हैं। स्थानीय निकाय के अंदर जनता जिसके साथ में है उसका 1 to 1 हमारा मैन टू मैन कनेक्शन है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता का स्नेह हमको बराबर मिल रहा है। जिनको नहीं मिल रहा है वो मुस्कुरा रहे हैं, गाली बक रहे हैं, एक भाग के छोड़ करके। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद आज खामोश हो, वही तो जवाब सवाल तो पूछेंगे। आपके पोस्टर बॉय है अतीक अहमद, आज चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, जाइए उनका हालचाल पूछ लीजिए कैसे है। नहीं, अब तो मुख्तार अंसारी आपके पूछ लीजिए, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बदमाश कोई भी होगा, किसी पार्टी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और समाजवादी पार्टी दंगाइयों के पीछे खड़ी रही है हमेशा, आपके तरफ आतंकवादी घटनाएं होती। अरुण राजभर जी, आप सुन रहे हैं? अरुण राजभर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, इस चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा क्योंकि समय का अभाव है। अरुण राजभर से हमने बात करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ओम प्रकाश राजभर, जो कभी मायावती को प्रधानमंत्री तो कभी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाते घूम रहे थे, अब वो अचानक एनडीए का हिस्सा बन गए। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का अपना एक बड़ा वोट बैंक है, और उसके अलग होने से जिस तरीके का नुकसान 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था, मिशन 80 को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। इसलिए उसने उस सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से भी हाथ मिला लिया, जो कभी मुख्तार अंसारी को अपना बड़ा भाई, मुख्तार अंसारी को एक अच्छा इंसान बताती थी, और जिसके मन से मुख्तार अंसारी के बेटे को विधायक तक बनाने का प्रयास किया गया, विधायक बनाया भी गया। आज बीजेपी को उससे भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय पे आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।